अध्याय 2 जो भौतिक स्वरूप संरचना और उचावत है, जिसका लेक्चर 4 है आज और चैप्टर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर 1, 2, 3 कर चुके हैं और उसमें सभी लेक्चर में अलग अलग टॉपिक लेकर पढ़ते हैं। इसलिए आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि हिमालय के दक्षिण में विस्तृत खंडहर के बारे में समझेंगे। हिमालय के दक्षिण में जो विस्तृत खंड या बेसिन बना है, वह उत्तर हिमालय के पर्वत और दक्षिण के पठार से प्रभावित होने वाली नदियों के जमा किए गए मिट्टी बालू अवसादों से भरकर विस्तृत मैदान बन गए। इसको या तो कॉपी पर लिख लीजिए ताकि याद रहेगा। आगे ये पॉइंट सब जो है ना आगे याद देगा, या तो अभी देख लीजिए, सुन लीजिए। ये 2 काम करिए। इससे खंड जो है ना, इस खंड को जो है बेसिन के नाम से जाना जाता है। खंड को क्या कहा जाता है? बेसिन। और किताब में जो क्वेश्चन बनता है तो आपको कहीं कहीं पर खंड भी लिख देगा, कहीं कहीं पर बेसिन भी लिख देगा। तो समझ में नहीं आते रहता है कि टॉपिक क्या कह रहा है। इसलिए अगर अभी आप पढ़ लेते हैं अच्छा से, तो आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो अच्छा से आप बना सकेंगे। इसलिए यहाँ पर याद रखें कि खंड को क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है। खंड को क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है। और मिट्टी बालू जो होता है, मतलब जैसे देखते होंगे कि बारिश होता है गांव घर में, या तो जब नदी या पोखरा सब में पानी सूखता है या उसके द्वारा पानी प्रवाहित, जब बाढ़ आता है पानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, उसके साथ देखते होंगे कि बालू भी जाते रहता है, जाते रहता है। तो वो वही जो है मिट्टी बालू पत्थर सब जो होता है, ये सब क्या होता है? अवसाद कहा जाता है। उसको किताबी भाषा में क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। खंड को क्या कहा जाता है? खंड तो हम लोग समझते हैं, लेकिन बेसिन को बोलेगा तो नहीं ना समझेंगे। इसलिए खंड को क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है। और मिट्टी बालू को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। और उस दिन बताए थे कि बोलन वलन मतलब क्या होता है? मोर होता है। बोलन मतलब क्या होता है? मोर होता है। भर्सन मतलब क्या होता है? दरारे होता है। भर्स मतलब क्या होता है? दरारे होता है। तो वैसे ही यहाँ भी है। अब कहता है कि हिमालय के दक्षिण में, कहाँ पे? हिमालय के दक्षिण में जो विस्तृत खंड है, बेसिन है, वो उत्तर के हिमालय पर्वत, मतलब उत्तर में जो हिमालय है, हिमालय पर्वत, और दक्षिण के पठार। दक्षिण में क्या है? पठार है। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। उत्तर में क्या है? पत्थर पर्वत है और दक्षिण में पठार है। तो उत्तर में क्या है? तो पर्वत है। उत्तर में क्या है? पर्वत है। और दक्षिण में क्या है? तो पठार है। दक्षिण में क्या है? पठार है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर के हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियों के जमा, अभी हम बोले नहीं बोले कि पोखरा द्वारा, नदी द्वारा, ये सब के द्वारा जो आता है मिट्टी बहाव कर आता है। और कि कहीं कहीं पर देखते होंगे कि कहीं पर ऊंचा गड्ढा ऐसे जमा हो गया, कहीं पर पूरा पतला फिर जमा हो गया पड़ता है। इस तरह से देखते हैं नदी में, कि नहीं देखते हैं? या कहीं पर गड्ढा होता है, कहीं पर ऊंचा रहता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि नदियों के जमा किए गए मिट्टी बालू, नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी बालू लाया जाता है, जमा किया गया था, उसको क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। और मिट्टी बालू, और वही मिट्टी बालू अगर यही घटना बार बार होता रहे, कि सालों साल, अगर पहले जैसे अपने लोग को बिहार में क्या है कि बार बार बाढ़ आता था, और बार बार ऐसा ही होता रहे, मिट्टी बालू ढुआ के एक जगह से दूसरी जगह आते रहे, तो क्या होगा? जमा होते होते पूरा गड्ढा भर जाए कि नहीं भर जाए? अब भरने के बाद क्या होगा? मैदान बन जाएगा। अब मैदान क्या होता है? पूरा समतल होता है। हम जो रह रहे हैं किस पर रहते हैं? मैदान पर रहते हैं। तो इस पर क्या होगा? मानव रहने लगेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि नदियों के जमा किए मिट्टी बालू अवसादों से भरकर विस्तृत मैदान बनेगा ही। यहाँ तक समझ में आया? अब है हिमालय के निर्माण काल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं उल्लेखनीय हैं। एक है दक्षिण के पठार और पश्चिम भाग का अवतलित होना। मतलब यही हिमालय का जो घटना जो हुआ, इस तरह से 2 चीज़ का निर्माण हुआ। क्या चीज़ का? एक दक्षिण में पठार का निर्माण हुआ है और पश्चिम में अवतलित होना, अर्थात भूतल में समा जाना। भूतल में समा जाना। दूसरा है अरब सागर का अस्तित्व में आना। दूसरा एक और क्या है? अरब सागर के अस्तित्व में आना। उत्तर पश्चिम पठारी भाग में विस्तृत ज्वालामुखी उद्गार होने से वह भाग अवतलित हुआ। दक्षिण पठार
इसके बाद देखिए दक्षिण पठार का अस्तित्व आद्य महाकल्प से चला आ रहा है। आद्य महाकल्प से दक्षिण पठार का जो अस्तित्व है, आद्य का चल दक्षिण पठार का अस्तित्व किस काल से चला आ रहा है? तो आद्य महाकल्प से चला आ रहा है। इसकी रचना मुख्यतः जो है मतलब दक्षिण पठार का जो दक्षिण पठार है, इसकी रचना मुख्यतः किससे हुआ है? आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 7 3 प्रकार का होता है। प्लेट होता है 7 प्रकार का। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान जिसे कैंत्रिक चट्टान भी कहते हैं, और एक और चट्टान है। तो 3 प्रकार के चट्टान है, एक नाम नहीं याद है, बता देंगे आगे। तो इसकी रचना मुख्यतः जो है मतलब पूछेंगे दक्षिण पठार जो है उस पठार का जो निर्माण हुआ है किस चट्टानों से हुआ है? आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान से हुआ। किस चट्टान से हुआ है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से हुई है। रूपांतरित चट्टानें 380 करोड़ वर्ष पुरानी है। पूछेंगे कि रूपांतरित चट्टान कैंत्रिक चट्टानें भी कहते हैं, ये चट्टानें कितनी करोड़ वर्ष पुरानी है? 380 करोड़ वर्ष पुरानी है। 380 करोड़ वर्ष पुरानी है। रूपांतरित चट्टानें जो है कितनी पुरानी है? 380 करोड़ वर्ष पुरानी है। रूपांतरित चट्टानें कितनी पुरानी है? 380 करोड़ वर्ष पुरानी है। रूपांतरित चट्टानें धात्विक खनिजों रूपांतरित चट्टानें धात्विक खनिजों का भंडार है। पूछेंगे कि ऐसा कौन सा चट्टान है जिसमें धात्विक खनिजों का भंडार पाया जाता है? तो रूपांतरित चट्टानों में। कौन सा है? रूपांतरित चट्टानों में किस चीज का भंडार पाया जाता है? तो धात्विक खनिज का। किस चट्टान का पाया जाता है? धात्विक खनिज का। रूपांतरित चट्टानें जो है कितने करोड़ वर्ष पुराना है? तो 380 करोड़ वर्ष पुरानी है। रूपांतरित चट्टानें कितने पुरानी है? 380 करोड़ वर्ष पुरानी है। रूपांतरित चट्टानें को दूसरा और क्या नाम है? कैंत्रिक चट्टान। रूपांतरित चट्टानें का दूसरा नाम क्या है? कैंत्रिक चट्टान भी कहा जाता है। रूपांतरित चट्टानें धात्विक खनिजों का भंडार पाया जाता है। रूपांतरित चट्टानें में धात्विक खनिजों का भंडार पाया जाता है। यह पठार अत्यंत घर्षित हो चुका है, अतः इसके अंदर की पुरानी चट्टानें दृष्टिगोचर होने लगी। उस दिन फर्स्ट दिन जिस दिन लेक्चर शुरू हुआ था उस दिन हम क्या बताए थे कि उच्चावत का जो दूसरा नाम क्या है? उच्चावत का दूसरा नाम क्या है? उच्चावत का है दूसरा नाम क्या है? भू-आकृति या स्थलाकृति है। उच्चावत का है दूसरा नाम क्या है? भू-आकृति या स्थलाकृति है। तो यहीं पर पूछ रहा है कि भू-आकृति के बारे में, संरचना के बारे में हम लोग समझेंगे। संरचना और उच्चावत है, क्या है? संरचना और उच्चावत। उच्चावत यहाँ पर हम जो संरचना कैसे हुआ भू आकृति के इसके बारे में, स्थलाकृति के इसके बारे में समझेंगे। भारत की संरचना से तात्पर्य है, मतलब भारत की संरचना से यह अर्थ है कि यहाँ की भूमि पर पहाड़, पठार, मैदान आदि कौन कौन से भौतिक रूप मिलते हैं। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में जो है कितने प्रकार के मतलब भौतिक स्वरूप देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार के भौतिक स्वरूप देखने को मिलता है। कौन कौन? पहाड़, पर्वत और मैदान। और पहाड़ को ही क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। पहाड़ को ही क्या कहा जाता है? पर्वत। तो हम लोग जो है भारत में कितने प्रकार के भौतिक संरचना देखने को मिला है? 3। कौन कौन? पहाड़, पर्वत, मैदान। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि भारत की संरचना से अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि यहाँ की भूमि पर पहाड़, पठार और मैदान आदि कौन कौन से भौतिक स्वरूप मिलते हैं तथा उनके निर्माण में किन किन चट्टानों और शक्तियों या प्रक्रियाओं का योगदान है। अभी अभी हम देखे हैं कि दक्षिणी पठार का जो निर्माण हुआ है किस किस चट्टानों से हुआ है? तो आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों से। दक्षिणी पठारों का जो निर्माण हुआ किस किस चट्टानों से? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान से हुआ है। पीछे देखे हैं। और वही यहाँ पर भी बोल रहा है कि भारत में जो ये 3 स्वरूपों का रचना होता है उनमें किन किन चट्टानों से, शक्तियों से, प्रक्रियाओं के बाद निर्माण होता है।
उच्चावत का अर्थ है ऊंचाई या निचाई। अगर पूछे कि उच्चावत का दूसरा नाम क्या है, तब हम बोलेंगे वो आकृति या स्थलाकृति। लेकिन अगर उच्चावत का अर्थ पूछे तो क्या होता है? ऊंचाई और निचाई। उच्चावत का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई या निचाई। निचाई। उच्चावत या निचाई। तो अब समझ में आया ना कि कहीं पर जो उच्चावत लिखा रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे? ऊंचाई होगा यहाँ पर या तो निचाई होगा। ऊंचाई होगा या तो निचाई होगा। इसके बाद है भारत के विभिन्न भाग समुद्र तल से कितनी ऊंची पर स्थित है तथा विभिन्न भागों की पारस्परिक ऊंचाई कितनी है। भारत का पर्वतीय भाग सबसे अधिक ऊंचा है और उससे कम ऊंचाई पर पठारी भाग है। मैदान सबसे निचला भाग है कि नहीं? मैदान तो समतल है, इसके बाद इस पर पठार है, ये से समतल रहेगा। इसके बाद ये पठार है, इसके बाद ये पहाड़ है। इस प्रकार से सबसे निचली भाग है कि नहीं? इससे ऊपर पठार हुआ और पठार से ऊपर पहाड़ हुआ। तो वही यहाँ पे भी कह रहा है कि भारत के पर्वतीय भाग सबसे अधिक ऊंचा है। ऊंचा है कि नहीं? और पर्वत को ही क्या कहा जाता है? पहाड़ कहा जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पर्वतीय भाग सबसे अधिक ऊंचा है और उससे कम ऊंचाई क्या है? पठार होगा। और उससे कम क्या होगा? मैदान होगा, जो कि सबसे निचला भाग है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, भारत की संरचना एक सी नहीं है। सही बात है। भारत की जो संरचना है एक ही प्रकार का है? नहीं। समतल ही समतल है? नहीं है। कहीं ऊंचा है तो कहीं पर समतल है, कहीं पर पठार है तो कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है। इसका दक्षिणी भाग अति प्राचीन पठार है। अभी अभी हम पढ़े हैं कि दक्षिणी भाग का जो पठार है बहुत ही प्राचीन पठार है। और यह पठार जो है किससे बना हुआ है? किस चट्टानों से? तो कायांतरिक चट्टान और आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। और रूपांतरिक चट्टान जो है कितने वर्ष पुराना है? 380 करोड़ वर्ष पुराना चट्टान है। रूपांतरित चट्टान का दूसरा नाम क्या है? कायांतरिक चट्टान है। रूपांतरित चट्टान, एक और प्रश्न पूछे, रूपांतरित चट्टान से क्या? इसके बाद है इसका अति प्राचीन पठार है वह गोंडवाना भूमि का एक खंड है। और ये दक्षिणी पठार जो है किसका एक खंड है? गोंडवाना भूमि का एक खंड है। पूछेंगे कि दक्षिणी पठार जो बना हुआ है किसका भाग है, किसका खंड है? तो गोंडवाना भूमि का खंड है। इस पठार का निर्माण कठोर चट्टानों से हुआ है। पूछेंगे कि दक्षिण का जो पठार है उसका निर्माण जो है, तो हम तो ये जानते हैं कि आग्नेय और रूपांतरिक चट्टानों से हुआ है, लेकिन वह चट्टान जो है कैसा चट्टान है? तो कठोर चट्टान है। कैसा चट्टान है? कठोर चट्टान है। अधिकतर चट्टान रूपांतरिक और रवादार है। अधिकतर चट्टान जो कैसे हैं? रूपांतरिक और रवादार है। मतलब आग्नेय चट्टान को ही रवादार चट्टान भी कहा जाता है। इस पठार पर आग्नेय, जिसे इग्नियस भी कहा जाता है, चट्टान भी पाई जाती है। इस पठार की औसत ऊंचाई, पूछेंगे दक्षिणी पठार की जो औसत ऊंचाई कितनी है? 400 से 900 मीटर है। दक्षिणी पठार की जो औसत ऊंचाई है कितनी है? 400 से 900 मीटर। दक्षिणी पठार की जो औसत ऊंचाई कितनी है? 400 से 900 मीटर है। जी कि दक्षिणी पठार की जो ऊंचाई, दक्षिणी पठार की ऊंचाई कितनी है? 400 से 900 मीटर। दक्षिणी पठार जो कैसे चट्टानों से बने हुए हैं? रूपांतरिक चट्टानों से। रूपांतरिक और कठोर और आग्नेय चट्टानों से बने हैं। रूपांतरिक चट्टान प्राचीन है या नवीन है? तो प्राचीन चट्टान है। कैसा चट्टान है? प्राचीन है। भारत के उत्तरी भाग की संरचना परतदार या परतदार को ही क्या कहेंगे? प्रस्तरीय चट्टान भी कहा जाता है। परतदार को ही क्या कहा जाता है? प्रस्तरीय भी कहा जाता है। परतदार को क्या कहा जाता है? प्रस्तरीय भी कहा जाता है। परतदार को प्रस्तरीय भी कहा जाता है। तो भारत के उत्तरी भाग की संरचना परतदार, उत्तरी भाग की जो संरचना है वह परतदार या प्रस्तरीय चट्टानों से हुई है, जो मुड़कर नमीन मोरदार पर्वतों का निर्माण करती है। नमीन मोरदार पर्वतों का निर्माण करती है। भारत की जो उत्तरी भाग की संरचना है, किधर की बात कर रहे हैं? उत्तर की दक्षिण? उत्तरी भाग की बात कर रहा है। जो कैसी चट्टानें हैं? तो परत दर परत, मतलब
परत दर परत है, मतलब कहीं कहीं पर देखते होंगे ये मतलब पपड़ी इस प्रकार से है, इस पे फिर एक से पपड़ी रहता है, फिर इस पे पपड़ी रहता है, उसको क्या कहा जाता है? परत दर परत कहा जाता है। और परतदार को ही दूसरा भाषा क्या कहेंगे? प्रस्तरीय चट्टान भी कहा जाता है। परतदार को दूसरा भाषा में क्या कहेंगे? प्रस्तरीय भी कहेंगे। तो परतदार या प्रस्तरीय चट्टान से हुई है जो मुड़कर कौन सा पर्वत का निर्माण करती है? नमीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण करती है। ये चट्टानें कड़ी आवश्यक है पर दक्षिणी पठार के चट्टानों की अपेक्षा मुलायम है। मतलब उत्तरी भाग में जो परतदार चट्टान जो नया पर्वतों का निर्माण करता है वो भी कड़ी चट्टानों से ही बना हुआ है, लेकिन दक्षिणी पठार का चट्टान जितना कठोर है उससे कम है। समझ में आया? मतलब पठार और पर्वत में देखिए कितना का अंतर है, कम भाग का अंतर है कि नहीं है ऊंचाई में, लेकिन फिर भी तो अंतर है ना थोड़ा सा कहीं। उसी प्रकार से कि दोनों तो चट्टानों से ही बना है, नमीन मोड़दार पर्वत भी चट्टानों से ही बना है और वो दक्षिणी पठार भी चट्टानों से ही बना है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि वो जो है से ज़्यादा 10% कठोर चट्टान से बना है, तो ये जो है 8% कठोर चट्टान से बना है। कौन सा? उत्तरी भाग का जो पर्वतीय का नमीन का निर्माण हुआ है उसका निर्माण मुलायम है जो, लेकिन किसके अपेक्षा? दक्षिणी पठार के चट्टानों का जो निर्माण हुआ है उसकी अपेक्षा ये मुलायम चट्टान है। इस भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर कई पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है। पूछेंगे कि किस भाग में हमें पश्चिम से पूर्व की ओर कई पर्वतों की श्रृंखलाएं मिलती है? तो उत्तरी भाग में। कहाँ पे? भारत के उत्तरी भाग में। कहाँ पे? भारत के उत्तरी भाग में। पूछेंगे इस भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कई पर्वतों की श्रृंखलाएं मिलती है जिनमें कुछ चोटी की ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। पूछेंगे कि भारत में जो है पश्चिम से पूर्व की जो पर्वतों की ऊंचाई है वो पर्वतों की ऊंचाई कितनी है? 8000 मीटर है। 8000 मीटर से अधिक है। कितनी है? 8000 मीटर से अधिक है। और पूरे पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई जो है 1200 से 6000 मीटर है। कितना है? 1200 से 6000 मीटर है। और पूरे पर्वतों की अगर बात करें तो पूरे पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है कितनी है? 1200 से 6000 मीटर है। पूरे पर्वतों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 से 6000 मीटर है। लेकिन चोटी की ऊंचाई कितनी है जो उत्तरी भाग में अवस्थित है? तो 8000 मीटर से भी अधिक है।